नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हम उस देश में रहते हैं जिसके ऊपर पिछले 8 साल से एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसने ये कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे और वो नहीं दे पाई। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो नौकरियां दे रही है या ले रही है। इसके अलावा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में 2 करोड़ नौकरियां देने वाली सरकार जिसने ये कह दिया कि पकोड़े बेचने को भी तो गिनो 2 करोड़ की नौकरी में, वो पकोड़े को मिला के भी क्या कुछ रोजगार पैदा कर पाई है? किस तरह से लगातार हमारे देश की सरकार हमारा रोजगार छीनती जा रही है, नौकरी के अवसर कम करती जा रही है ज़्यादा देने के बजाय। किस तरह से सरकार ने नौकरियों को इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत बना दिया है और बेरोजगारी इतिहास में इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली कभी नहीं रही। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में नौकरियां लगातार कम की जा रही हैं, किस तरह से सरकारी नौकरियों को कट किया जा रहा है और किस तरह से सरकार फ्रॉड करती है, चीटिंग करती है लोगों के साथ में, उनको नौकरी करने का लालच देती है, उनको कहती है कि नौकरी मिलेगी और नौकरियां गायब कर देती है। आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अनेक स्थानों पर आपको हमारा क्यूआर कोड भी दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। भारत में रेलवे को सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला संस्थान माना जाता था, एक ऐसी संस्था माना जाता था जो सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देती है। लेकिन अब उस रेलवे की जो ताज़ा खबर आई है उसने मुझे मजबूर किया है इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए। ताज़ा खबर ये है कि 6 सालों में रेलवे ने 72,000 से अधिक पद खत्म कर दिए, पोस्ट ही ख़त्म कर दी। जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी किसी तरह एडजस्ट किया जाएगा और नई भर्ती तो भूल ही जाओ। ये वही रेलवे है जिसने चुनाव के पहले तो वैकेंसी निकाली और उसमें पेपर लीक हो गया, छात्रों ने ज़बरदस्त विरोध किया था और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनके ऊपर अत्याचार हुए थे। ये सब कुछ हमने देखा है लगातार चुनाव से पहले। चुनाव से ठीक पहले सरकार नौकरियां दिखाती है, उसके बाद छिपा लेती है और उसके बाद अपने असली काम पे लग जाती है, लोगों को बेरोजगार करने के। कुल मिला के 81,000 पद खत्म करने का प्रस्ताव है रेलवे के पास में, जिसमें से 76,000 वो निपटा चुकी है और ये सारी की सारी पोस्ट सी और डी क्लास की है, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की है। अधिकारियों की नौकरियां नहीं जा रही हैं। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, आईएएस आईपीएस सब सुरक्षित हैं। लेकिन जो तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं रेलवे के, उनको एक एक करके आप 81,000 को कम समझते हैं। 61 जोन में, रेलवे के 61 जोन में 2015-16 से लेकर 2021 के दौरान 56,888 पदों को गैर ज़रूरी घोषित करके बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 15,496 और पदों को ख़त्म किया जाना है। 9,000 से उत्तर रेलवे ने 9,000 से अधिक पोस्ट खत्म की हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 4,677 खत्म किए हैं। दक्षिण रेलवे ने 7,524 और पूर्वी रेलवे ने 5,700 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है। और अभी भी एक कार्य अध्ययन चल रहा है, कर्मचारियों का जो परफॉर्मेंस है उसका अध्ययन चल रहा है, अंतिम चरण में है। उसके बाद 9,000 पदों को और ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको मैंने बताया था, आपने सुना भी होगा कि अब सरकारी नौकरी जो है उसमें आपकी परमानेंट नौकरी नहीं रही है। कुछ समय के बाद बार बार आपका एवेल्यूएशन होगा। शारीरिक रूप से कमज़ोर तो नहीं पड़ गए, बुढ़ा हो गया है, निकाल दो। हाथ पाँव नहीं चलते हैं, निकाल दो। सोच नहीं पाता है, निकाल दो। बीमार रहता है, निकाल दो। ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियां खाई जाएंगी। ये प्रोग्राम है सरकार का। लोगों की उपयोगिता देखी जाएगी और निकाल दिया जाएगा। अब आप ये कहिए कि जब आप लोगों को परमानेंट नौकरी पे रखते हैं तो जो गोल्डन पीरियड है जवानी का,
वो तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब आपकी जिम्मेदारी उसके लिए कुछ करने की आती है, आप सरकार हैं, आप वेलफेयर स्टेट की सरकार हैं, आप सूदखोर लाला नहीं हैं जो उसका खून पिएंगे और सड़क पे फेंक देंगे। आप एक वेलफेयर स्टेट की सरकार हैं, जब उसकी क्वालिटी लाइफ होती है, जो क्वालिटी डेज होते हैं, उनका आप लाभ उठाते हैं, और जब उसके बाद में परमानेंट नौकरी का फ़ायदा क्या रहा फिर, कि जब वो काम करने लायक होता है तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये सरकार की योजना है, और ये योजना लेके आई और उसमें काम शुरू हो गया है। अभी हाल में कई पुलिस वालों की छुट्टी की गई है इसको लेकर। और एक हालत ये है कि इसमें एक कारण जो बताया जा रहा है कि किस वजह से रेलवे निकाल रही है, तो जो कारण आप सुनेंगे उसके कारण हो सकता है कि आपको गुस्सा आए, मुझे तो आएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार का अधिकार है। कारण बताया गया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। एक रेलवे स्टेशन लिया और एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप इस रेलवे स्टेशन की लाइटें ठीक करोगे, पोछा लगवाओगे इस रेलवे स्टेशन पे, इस रेलवे स्टेशन पे उसके बदले में जो दुकानें जाती हैं उनका ठेके का पैसा लोगे, सारा यात्रियों से वसूली करोगे, वो सब काम तुम करोगे, और सरकार भी तुमको उस स्टेशन को मैनेज करने के लिए कुछ पैसे देगी। उदाहरण ये है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जो इस देश की राजधानी है, उस स्टेशन के अंदर अगर आप घुसते हैं तो आप 8 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। स्टेशन में गाड़ी आपकी घुसी स्टेशन परिसर में, उसके बाद आपको 8 मिनट के अंदर गाड़ी में सवारी को बिठा के बाहर ले जाना पड़ेगा स्टेशन के। अगर आप उस बीच में बाहर नहीं गए तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपने 8 की जगह 15 मिनट लगा दिए तो रेलवे आपसे 200 रुपये लेती है। ये तरीके वसूली के निकाले गए हैं। आउटसोर्सिंग, आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य, आप प्लेटफॉर्म पे उसको लेने नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आप लेना जाना चाहेंगे तो 200 रुपये 400 रुपये तो आप केवल प्लेटफॉर्म पे घुसने के लीजिए। प्लेटफॉर्म पे नहीं, स्टेशन में घुसने के प्लेटफॉर्म टिकट अलग से खरीदिए और पार्किंग के पैसे अलग से 100-200 रुपये दीजिए। तब आप एक बुजुर्ग को स्टेशन में ट्रेन से उतार के अपने साथ घर ले जा पाएंगे। ये व्यवस्था है जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। रिजर्वेशन सेंटर है, उस पर जो बाबू आपके टिकट बनाता है, कल से कोई छुट्टी, सब निकाल दो नौकरी से। आज से रिजर्वेशन सेंटर में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के क्लर्क रख लिए जाएंगे। एक कंपनी को ठेका दे दिया जाएगा, वो अपने आदमी लाएगी और रखेगी, उससे काम होगा। इस तरह से आउटसोर्सिंग कर करके बहुत सारे काम बाहर की कंपनियों को दे दिए गए, ठेके दे रही है रेलवे लगातार, और अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। ये स्थिति रेलवे की है, और इसको सुन के आपको लगेगा कि खबर पूरी रेलवे की हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार का पूरा रवैया दुश्मनी का है लोगों से, और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस देश की, आप इकोनॉमी की बात करते हैं, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। जिस आदमी की नौकरी चली जाएगी, जिसका नौकरी का खतरा होगा, वो आदमी कभी बाज़ार में पैसे खर्च नहीं करेगा। और हालत ये है कि प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी होती थी, उसकी दर लगातार गिर रही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, उसकी बढ़ने की जो रफ्तार थी वो धीमी हो गई है। भारत में 2013 से 17 के बीच प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर 5.5% थी, यानी कि 5.5% की रफ्तार से लोगों की आमदनी देश में बढ़ती थी। उस आमदनी में अंबानी अडानी की आमदनी शामिल है, याद रखिएगा, तब ये बनता है, वरना तो और नीचे गिर जाएगा। और ये 18 से 22 के बीच में गिरकर 2.7% हो गई। जो 5.5% की रफ्तार से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, वो पर कैपिटा इनकम अब 2.7% की रफ्तार से बढ़ रही है। यूपी में 5% की रफ्तार से बढ़ती थी, 1.8% की रफ्तार से बढ़ रही है। और गोवा का तो हाल ही बहुत ख़राब है, वहाँ पे 3.4% की रफ्तार से बढ़ती थी प्रति व्यक्ति आय, जो अब -0.2 यानी 0% मान लीजिए, उससे थोड़ा सा कम रफ्तार से बढ़ रही है। उत्तराखंड का भी ऐसा ही हाल है, मणिपुर और पंजाब का भी ऐसा ही हाल है। पंजाब में 2.4%। और ये हालत है सरकार की। अब आपको बताऊं कि नौकरी देते भी नहीं हैं, और देने के नाम पे उल्लू भी बनाते हैं। उल्लू कैसे बनाते हैं? सरकार एक वैकेंसी निकालेगी जोर शोर के साथ, जितने नौजवान जो एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग नौकरी अप्लाई करना चाहते हैं, उनके बीच में एक हलचल मच जाती है। नौकरी आई है, जॉब निकली है, लोग अपना फॉर्म भरेंगे,
किसान पिता से पैसे मंगा के कोचिंग के पैसे देंगे, कोचिंग करेंगे, अध्ययन करेंगे, दिन रात पढ़ेंगे और उसके साथ में वो जो फॉर्म जमा करते हैं उसके साथ कुछ पैसे भी जमा करते हैं। और वो सब करने के बाद में जब आप परीक्षा देने जाते हो तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि एक साल में 4-4, 5-5, 6-6 बार पर्चा लीक हो जाए। पहले तो इतने पर्चे लीक नहीं होते थे। तो सरकार क्या करती है कि आप जाएंगे और उसके बाद में जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन पता चलेगा पर्चा लीक हो गया, आपकी 2 साल की मेहनत चौपट। 2007 में सब इंस्पेक्टर का पर्चा लीक हुआ। 2018 में यूपी लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड का पर्चा लीक हो गया। 2018 में पीसीएस मेंस इम्तिहान का पर्चा लीक हो गया। 2018 में पावर कॉरपोरेशन की भर्ती का पर्चा लीक हो गया। 2018 में यूपी पीसीएल का पर्चा लीक हो गया। 2018 में यूपी पुलिस का पर्चा लीक हो गया। 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक हो गया। स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नति का पेपर लीक हो गया। नलकूप ऑपरेटर का 2018 में, ये सब 2018 का पर्चा लीक हो गया। 41,520 सिपाहियों की भर्ती का बड़ा हल्ला किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसका भी पेपर लीक हो गया। 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2021 में यूपी टीईटी एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो गया और कहा गया कि सॉल्वर गैंग है जो यूपी बिहार की है, उसने इसको लीक किया। जब भी कोई पर्चा लीक होता है किसी न किसी को आप पकड़ लेते हो और उसके बाद में कहानी बन जाती है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आपकी सरकार कैसे चल रही है? अगर वो वैकेंसी थी जिसमें अभी 2 लाख 4 लाख वैकेंसी खाली ये उत्तर प्रदेश के केसेस थे, तो आपके यहाँ पे 2 लाख के ऊपर वैकेंसीज हैं, पड़ी हुई हैं और भर्ती का पर्चा लीक हो गया, तो आपकी सरकार कैसे चल रही है? सरकार, इसका मतलब ये है कि आपने वैकेंसी निकाली, लोगों को चमकाया, देखा मेरे पास बहुत सारे नोट हैं, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उसके बाद में कह दिया पर्चा लीक हो गया, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या करूं? बेरोजगार फिर घूम रहा है। सरकार ने चुनाव से पहले वैकेंसी निकाल दी, चुनाव के बाद पर्चा लीक हो गया, या चुनाव से पहले ही पर्चा लीक हो गया। क्यों हो रहे पर्चे लीक? क्या इस देश में सरकार इतनी भी सिक्योरिटी नहीं कर सकती पर्चे की? जब ये पर्चे की सिक्योरिटी लीक नहीं कर सकते तो इस देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सब दस्तावेजों की कैसे हिफाजत करते हैं? इस देश की सुरक्षा कैसे करते हैं? और अगर आप इस देश के सुरक्षा दस्तावेजों की हिफाजत कर सकते हैं तो एक पर्चे की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते? ये कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बड़ा सवाल है जिसको पूछा जाना चाहिए। हालत इतनी ख़राब है कि CMIA की रिपोर्ट देख लें और उसमें ये कहा जा रहा है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, हर स्तर पे बेरोजगारी है, नौजवानों को बेरोजगारी है। गांव के, देखिए मैं आपको बताऊं, जो एम्प्लॉयमेंट के लोग बात करते हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। जो गांव से बच्चे आते हैं उनका एक फ्रेमवर्क होता है एजुकेशन का, पढ़ने लिखने का। वो आपके यहाँ पे कोस्टा में कॉफ़ी नहीं बेच सकते, उनकी अपब्रिंगिंग ग्रूमिंग इस हिसाब से नहीं हुई है। देश उनका भी है, सिर्फ आप ही का नहीं है जो महानगरों में रहते हैं। वो मैकडी में पिज़्ज़ा नहीं बेच सकते, बर्गर नहीं बेच सकते, वो आपका जो है वो डोमिनोज में पिज़्ज़ा नहीं बेच सकते, वो किसी मॉल में खड़े होकर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी तैयारी पड़ी हुई है सरकारी नौकरियों के हिसाब से, और वो उसकी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अपने आप को उसी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और आप सरकारी नौकरी गायब कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति के परिवार की स्थिति को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए घर में एक आदमी की बेहतर नौकरी हो जाना बेहतर है, तभी अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन हालत ये है कि आप बेहतर करना तो लोग भीख मांग रहे हैं। मैंने आप पूरा वीडियो भी बनाया था, पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि दिल्ली की सड़कों पे 52% लोग नए मिले जो भीख मांगना शुरू कर दिया इन्होंने। 18 से 59 साल के बीच के, उसमें से 60% लोग थे लोअर मिडिल क्लास और गरीब, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर से दूर जाके भीख मांग रहे थे। लेकिन भीख मांग रहे थे, कुछ लोग पार्ट टाइम भीख मांग रहे थे, कुछ लोग अपनी नौकरी करते थे, शाम को भीख मांग लेते थे कि कम से कम घर का खर्चा पूरा हो जाए। कुछ लोग शाम को नौकरी करते, मजदूरी करने वाले जो रोजंदारी में मजदूरी करते हैं, भवन निर्माण वाले हैं, वो लोग भीख मांग रहे थे। और ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। और इस बीच में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पार्टियां दनादन नोट पीट रही हैं। बीजेपी की कमाई 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। 3,623 करोड़ रुपए कमाए बीजेपी ने।
और ये चुनाव आयोग की एनुअल रिपोर्ट में वादा, अभी लेटेस्ट वाली नहीं आई है, उसमें तो और ज़्यादा हो जाएगा। कांग्रेस ने 682 करोड़ रुपए कमाए हैं, टीएमसी ने 143 करोड़ रुपए हासिल किए हैं, सीपीएम ने 158 करोड़। ये वो सीपीएम है जो कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेती है, तब 158 करोड़। इसके अलावा बीएसपी को 56 करोड़ रुपए मिले हैं चंदे में, एनसीपी को 65 करोड़ रुपए मिले हैं। जब ये स्थिति है आप इस देश की, तो आप अंदाज़ा लगा लें इतना पैसा पार्टी को जा सकता है तो रोज़गार क्यों नहीं मिल सकता। और यही स्थिति है जो ये बताती है कि किस तरह से सरकार, मैंने आपको बताया, सरकारें रोज़गार ख़त्म कर रही हैं, वैकेंसीज़ कम की जा रही हैं। जो टॉप लेवल की वैकेंसीज़ थी उसमें लेटरल एंट्री के ज़रिए कॉरपोरेट के लोगों को, जो कॉरपोरेट से नौकरी छोड़ के आ रहे हैं लोग, उनको ज्वाइन कराया जा रहा है। आप अडानी का काम करते हो, आप लेटरल एंट्री से घुस सकते हो। आपको आईएएस के लिए कुछ यूपीएससी की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अंबानी के लिए काम करते हो या किसी टाटा के लिए काम करते हो या किसी बड़े कॉरपोरेट के लिए काम करते हो, भारत सरकार आपको टॉप लेवल की नौकरी देने को तैयार है। वो नौकरी जिसमें बहुत सारी गोपनीय जानकारियाँ होती हैं, नीतिगत जानकारियाँ होती हैं और ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो देश की सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए अहम हो सकती हैं। और उन जानकारियों से कई कॉरपोरेट खेल भी कर सकते हैं। उन जगहों पे लेटरल एंट्री के ज़रिए सीधे कॉरपोरेट से लोग भी सरकारी नौकरियों में भरे जा रहे हैं। बहुत बड़ी कहानी है, अनंत कथा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये सरकार नौकरियां ख़त्म कर रही है। मोदी सरकार का 2014 से आप हिसाब निकाल लीजिए, लगातार उसने जॉब ख़त्म किए हैं। 5 साल नौकरी पे एक तो भर्ती नहीं करेंगे, कभी पेपर लीक करा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, उसके बाद में कहेंगे कि इस पोस्ट को खाली पड़ी हुई इतने समय से एबोलिश कर दो। लगातार ये काम चल रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।